हमें वंडर ज्ञान प्रो परिवार। दोस्तों, अगर आपका थोड़ा भी झुकाव हो, रुचि हो भारतीय न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में आप अपना रुचि रखते हो, हाई कोर्ट में रुचि रखते हो, तो आपको कॉलेजियम नाम सुनने में अवश्य मिला होगा। और आज का हमारे इस वीडियो पे चर्चा का विषय भी है कॉलेजियम और कॉलेजियम सिस्टम। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें, जुड़िए हमारे इस परिवार से, वंडर ज्ञान प्रो परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कॉलेजियम प्रणाली? तो सबसे पहले, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कॉलेजियम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस तरीके से यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। कॉलेजियम का जो विकास हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। उन फैसलों को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कॉलेजियम प्रणाली का विकास है, उसमें जो प्रथम न्यायाधीश मामला है वह 1981 का एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला, जिसे प्रथम न्यायाधीश मामले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए। इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। दूसरा न्यायाधीश मामला आता है मित्रों 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत के साथ यह स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। वही तीसरा न्यायाधीशी मामला 1998 में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। ध्यान दीजिए, सीजेआई और उनके अलावा 4 वरिष्ठतम सहयोगी, यानी कुल मिलाकर 5 जज। सुप्रीम न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचता है। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है। यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा उसकी जांच कराए जाने तक ही सीमित है। सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्ति उठा सकती है और कॉलेजियम के पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है, परंतु यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा दोबारा की जाती है तो सरकार संवैधानिक पीठ के
निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी समय की सीमा नहीं है कि कब तक सरकार बाध्य रहेगी, और इस चीज का सरकारें भी बहुत फायदा उठाती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संदर्भ में निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है। यानी कि जो वर्तमान पे सीजेआई रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वह अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करेंगे। हालांकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यवहारिक रूप से इसके लिए वरिष्ठता के आधार का पालन किया गया। मतलब कि सीजीआई भी उन्हीं नामों को ही बस सिफारिश में लगा सकते हैं जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य हो उनके बाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एससी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों की चयन का प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करनी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति की सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए तो हालांकि इनका भी चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा ही किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है। हालांकि इसके लिए प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है। यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। दोस्तों अगर आप नीचे ध्यान से पढ़े तो यहाँ वंडर ज्ञान प्रो फेसबुक लिखा हुआ है, यानी कि हमारा वंडर ज्ञान प्रो का फेसबुक पे भी एक ग्रुप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी तो इसमें लगभग 5.2 के यानी 5200 सदस्य जुड़ चुके हैं। और अगर आप भी हमारे चैनल पे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, शुरू से अंत तक आपने इसे देखा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पोस्ट कैसे होते हैं। बहुत ही जानकारी वाले पोस्ट होते हैं और ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर हम इसे अपलोड करते हैं। तो आप हमारे इस वंडर ज्ञान प्रो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे जुड़िए हमारे वंडर ज्ञान प्रो परिवार में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आई हो तो कमेंट में अपने राय सुझाइए कि हम इसमें और क्या एडिट कर सकते हैं, या फिर और आप जो जानते हो आप